Hello, guys. A very important topic from एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू गाइस, अमेंडमेंट्स. बहुत सारे लोग अमेंडमेंट्स को लेकर डरते. चिंता करने की कोई जरूरत नहीं. बहुत सिंपल अमेंडमेंट्स है आपके एग्जाम के लिए. गाइस, मैंने बहुत सारे एग्जाम्पल लेके ये अमेंडमेंट्स बनाए हैं, नोट्स बनाए हैं आपके लिए, और आपको ये पूरे एग्जाम्पल्स के साथ मैं एक्सप्लेन करूंगा. जो आपके एग्जाम है, कमिंग एग्जाम, इसके लिए ये एप्लीकेबल है. और आई होप कि आप सब लोग इसको बड़े इत्मीनान से समझेंगे और याद रखेंगे, क्योंकि अमेंडमेंट्स पे बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम में इंस्टीट्यूट पूछती. मोरेओवर गाइस, अमेंडमेंट्स इंपॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि एग्जाम में अराउंड 15 to 20 नंबर का वेटेज कैरी कर. तो अगर इतना पढ़ के हमको इतना अच्छे नंबर मिल सकते, तो वाई शुड नॉट वी गो फॉर इट, राइट? तो विदाउट वेस्टिंग योर टाइम, आई कैन अश्योर यू कि अगर ये अमेंडमेंट इतने आप अच्छे से पढ़ के जाते हो, तो आपको एग्जाम में मार्क्स लेने में कोई भी रोक नहीं सकता. कॉन्सेप्चुअल एक एक कॉन्सेप्ट अपन इसका समझेंगे और ये अमेंडमेंट को एग्जाम के साथ लर्न करने की कोशिश करेंगे. चलो, तो लेट्स स्टार्ट विथ द चैप्टर वाइज अमेंडमेंट. पहला चैप्टर जो कि आपको मालूम है, सप्लाई, लेवी एंड कलेक्शन, राइट? तो सप्लाई, लेवी एंड कलेक्शन में बहुत सिंपल अमेंडमेंट आया, छोटा सा अमेंडमेंट आया हुआ है. तो वो अपन देखते हैं, जो कि है सप्लाई की डेफिनेशन. ओके, तो देखो क्या अमेंडमेंट है. सप्लाई की डेफिनेशन जो है उसमें एक छोटा सा चेंज किया गया. अब वो चेंज क्या था? पहले भी ये था वैसे, लेकिन इसके ऊपर बहुत सारे कोर्ट्स में लिटिगेशंस चल रहे थे. तो गवर्नमेंट ने ये लिटिगेशंस खत्म करने के लिए क्या किया, शेड्यूल 2 पैरा 7, याद है आपको? शेड्यूल 2 पैरा 7 में एक क्लॉज था, और वो क्लॉज बोलता था कि अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, जैसे एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स, ये एंटिटी है, और ये अपने मेंबर्स को सर्विस अगर दे रही है, तो वो सप्लाई की डेफिनेशन में आएगा. बट बहुत सारे कोर्ट्स ने या ट्राइब्यूनल्स ने इसके ऊपर डिसीजन दिया था कि नहीं नहीं, ये जो बॉडीज है, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज है, एओपी, बीओआई, ये अपने मेंबर को सर्विस दे रही, तो ये मेंबर्स और ये बॉडीज ये डिफरेंट नहीं, ये सिंगल पर्सन है, तो इसलिए इनके ऊपर टैक्स नहीं लगाया जाएगा, क्योंकि वन कैन नॉट गिव द सर्विसेज टू हिमसेल्फ. बहुत सारे कोर्ट्स के जजमेंट है. अब देखो, ध्यान से सुनना. पैरा 2, शेड्यूल 2 पैरा 7 में अपन तब जाते थे अगर वो मेन लॉ में दिया है, मतलब सप्लाई की डेफिनेशन में वो चीज दी है और उसमें एम्बिग्यूटी है. सप्लाई की डेफिनेशन में वो कोई चीज दी है और उसमें एम्बिग्यूटी है, तो शेड्यूल 2 पैरा 7 में अपन जाते थे. अब चूंकि सप्लाई की डेफिनेशन में ये चीज थी ही नहीं, इसलिए बहुत सारे लोगों ने बोला कि हम शेड्यूल 2 में जाएंगे ही नहीं, हम शेड्यूल 2 में जाएंगे ही नहीं, और कोर्ट ने भी इसके ऊपर जजमेंट दे दिया, हाँ भाई ये टैक्सेबल नहीं होगा. अब गवर्नमेंट ने क्या किया, स्पेसिफिकली बोल दिया और सप्लाई की डेफिनेशन को अमेंड किया, और अमेंड करके वहां पे लिखा कि अगर कोई ऐसी बॉडी, अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, अगर अपने मेंबर्स को सर्विस दे रही या वाइस वर्सा, मेंबर्स इनको सर्विस दे रहे, तो वो जीएसटी के दायरे में आ जाएगा. मतलब अब उसके ऊपर जीएसटी लेवी हो जाएगा. अरे समझे? अब चूंकि ये क्लियर कर दिया, सप्लाई की डेफिनेशन में ही उन्होंने ये पॉइंट डाल दिया, तो उन्होंने क्या किया, वहां से शेड्यूल 2 से उसको हटा दिया. शेड्यूल 2 से हटा दिया और इधर ही उसको क्लैरिफाई. अब सप्लाई की डेफिनेशन मेन डेफिनेशन में आ गया भाई. अगर वो सप्लाई, अब तो जीएसटी लगना ही है, अगर सप्लाई की जीएसटी डेफिनेशन में उन्होंने ला दिया, तो वहां से शेड्यूल 2 में अब उसका कोई काम नहीं, शेड्यूल 2 पैरा 7 से उसको हटा दिया. अरे समझे? तो बहुत सिंपल. आप ये सब ध्यान में रखने से अच्छा इतना याद रखो कि अगर कोई अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी है, जैसे मैंने एग्जांपल दिया, इंक्लूडिंग एओपी, बीओआई, अपने मेंबर्स को सर्विस दे रहा है या वाइस वर्सा मेंबर इनको सर्विस दे रहे, तो इट इज इट इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी. वो सप्लाई की डेफिनेशन में आ चुका है. देखो सिंपल, देखो एनालिसिस ऑफ 7(1)(a), ये नया क्लॉज 1(a) ऐड कर दिया. एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन इंडिविजुअल मतलब एओपी, बीओआई है ये,
टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा। चाहे एओपी भी हो तो एग्जांपल है, ज्वाइंट वेंचर भी हो सकता है ना, उसके लिए भी क्लैरिफिकेशन लाए। तो देखते हैं, देखो द गवर्नमेंट हैज इंक्लूडेड द फॉलोइंग क्लॉज स्पेसिफिकली इन द टर्म सप्लाई। क्लॉज सप्लाई की डेफिनेशन में ऐड कर दिया। देखो, फॉलोइंग क्लॉज स्पेसिफिकली इन अ टर्म सप्लाई, और ये अभी से नहीं, रिट्रोस्पेक्टिवली, मतलब 1 जुलाई 17, ओ सीए डे, डॉक्टर्स डे और जीएसटी डे भी, जीएसटी भी इसी दिन आया था। तो इस दिन से ही उन्होंने बोल दिया कि एप्लीकेबल कब से होगा, फर्स्ट रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से एप्लीकेबल किया थ्रू फाइनेंस एक्ट 21 टू रिमूव द प्रिवेलिंग एम्बिग्यूटीज इन द मार्केट। एम्बिग्यूटी सब खत्म कर दो, अब हम बोल रहे हैं ना टैक्सेबल है तो टैक्सेबल है, खत्म भाई। इन्होंने बोल दिया, पत्थर की लकीर है, समझ गए। तो देखो, एक्टिविटीज और ट्रांजैक्शन बाय अ पर्सन अदर देन एन इंडिविजुअल टू इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स और वाइस वर्सा फॉर कैश, डिफर्ड पेमेंट और अदर वैल्यूएबल कंसिडरेशन। ऐसा क्लॉज ऐड कर दिया। मतलब अब कोई भी पर्सन अदर देन इंडिविजुअल, अगर इनको, मतलब इंडिविजुअल के लिए तो ऑलरेडी कवर था ही सप्लाई में, डबल ए क्लॉज ऐड करके ये डाल दिया, तो अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडीज के लिए डाल दिया कि ये बॉडीज अगर कोई मेंबर्स को सप्लाई करे, अपने मेंबर्स को, जॉइंट वेंचर से, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये अगर अपने मेंबर्स को सप्लाई कर रही है तो फिर ये टैक्सेबल हो जाएगा, या मेंबर्स उनको सप्लाई कर रहा है कोई सर्विस या गुड्स, तो वो भी टैक्सेबिलिटी में आ जाए। जो इनकॉर्पोरेटेड बॉडी थी, जैसे पार्टनरशिप फर्म रजिस्टर्ड है या फिर कंपनीज एक्ट में रजिस्टर्ड है, ये तो ऑलरेडी कवर्ड ही थे। इन्होंने अगर कोई सप्लाई किया अपने मेंबर्स को, बट ये कवर नहीं होते, अनइनकॉर्पोरेटेड कवर नहीं हो रहे, इसलिए एक क्लॉज है। देखो आगे, फॉर द पर्पज ऑफ दिस क्लॉज इट इज हियर बाय क्लैरिफाइड दैट नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ फॉर टाइमिंग इन द फोर्स। किसी को कुछ भी बोलने दो, नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन इन एनी अदर लॉ, कोई भी लॉ को कुछ भी बोलने दो, एनी जजमेंट, कोई भी जजमेंट हो, डेक्री और द order of any court, tribunal, authority, the person and its member or constituents shall be deemed to be have two separate persons। ये दोनों अलग अलग है, सेपरेट है, जुदा जुदा है, ये एक नहीं है। तो अगर ये अब एक दूसरे को सप्लाई करेंगे तो सप्लाई की डेफिनेशन में आ जाएंगे। एंड सप्लाई ऑफ द एक्टिविटीज एंड ट्रांजैक्शन इंटर से शॉल बी डीम्ड टू बी टेक्स प्लेस फ्रॉम वन सच अ पर्सन टू अनदर। तो अब ये सप्लाई माना जाएगा कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को किया और देयर बाय जीएसटी उसके ऊपर लगे। इफ एनी पर्सन, देखो, इंक्लूडिंग एसोसिएशन ऑफ पर्सन और अ बॉडी ऑफ इंडिविजुअल इज इनकॉर्पोरेटेड, देन अनडाउटली, अगर वो इनकॉर्पोरेटेड है तो कोई लफड़ा नहीं था, अनडाउटेबली इट बिकम्स अ सेपरेट पर्सन बाय इटसेल्फ and supplies between such a person and a member vice versa are chargeable to GST। undoubtedly chargeable था अगर वो incorporated है, बट प्रॉब्लम कहां था? प्रॉब्लम देखो, but to remove the ambiguity it is specifically inserted them in terms of supply respectively। ये अगर रजिस्टर्ड था तो कोई प्रॉब्लम थे नहीं, बट ये तो क्लियर कट दिख रहा था कि भाई ये रजिस्टर्ड अपने मेंबर्स को सप्लाई कर रहे हैं, और शेड्यूल 2 में भी लिखी हुई चीज थी, बट लोग मान नहीं रहे थे, इसलिए उन्होंने क्या किया, एम्बिग्यूटी खत्म करना है। कोई कोर्ट जजमेंट दे रहे थे कि नहीं नहीं नहीं, ये टैक्सेबल नहीं होना चाहिए क्योंकि अपने ही मेंबर्स को ये सप्लाई कर रहे, इसलिए फिर उन्होंने क्या किया, इसको डायरेक्ट सप्लाई के डेफिनेशन में ही लेके आए। अब अगर ये सप्लाई की डेफिनेशन में आ गया तो सब बात ही खत्म हो गई। मेन जो क्लॉज है जिसके ऊपर जीएसटी का बेस है, सप्लाई के ऊपर जीएसटी का बेस है, वही अगर बोल रहा है कि इट इज टैक्सेबल है तो फिर बात ही खत्म हो गई। अरे समझे? So, on 1st of July 17, that the supply of goods or services or both by any person, including an incorporated AOP BOI, other than individual, to its member or constituents or vice versa, shall be supply and will be chargeable to GST। Example, जैसे नीचे भी दिया, देखो, मान के चलो हम 50-60 फ्रेंड्स हैं, और ये फ्रेंड्स लोगों ने क्या किया, एक क्लब बना ली सब मिलके, और क्या करते हैं, हम कॉन्ट्रीब्यूशंस करते ये क्लब में। अब कॉन्ट्रीब्यूशंस करने के बाद वो हम जो मेंबर्स है वो मेंबर्स उसमें कंट्रीब्यूट करेंगे, और फिर ये क्लब हमको फैसिलिटी प्रोवाइड करता है ना, नाइट, सैटरडे नाइट, संडे नाइट हम लोग एक साथ बैठते हैं सब लोग और पार्टी शार्टी करते। हाँ समझ गया आप लोग। तो ये पार्टी शार्टी, ये सर्विस हम लोगों को दे रहा है मेंबर,
है ना, मेंबर्स पहले कंट्रीब्यूशन करे और फिर क्लब हमको उसके बदले में सर्विस दे रहा है, तो ये सर्विस लायबल फॉर जीएसटी होगा। ओके, तो देखो आप बोला मेंबरशिप फी जो हम लोगों ने दी, और एनी अदर कंसिडरेशन पेड बाय द मेंबर टू अनइनकॉर्पोरेटेड बॉडी ऑफ इंडिविजुअल और एसोसिएशन ऑफ पर्सन, फॉर एग्जांपल फ्रेंड्स क्लब, क्लब महिंद्रा, ये सब आपने देखा होगा, ये मेंबरशिप्स वगैरह रहते है ना, होटल्स की मेंबरशिप एंड ऑल, फॉर अवेलिंग वेरियस सर्विसेज इज अ सप्लाई ऑफ सर्विस एंड विल बी चार्जेबल टू। तो ये अगर मेंबर क्लब को दे रहा है या क्लब मेंबर को दे रहा है, दोनों टाइप। अब क्लब क्या करता है, देखो, लोकल क्लब सप्लाइज स्नैक्स एक्सेट्रा टू इट्स मेंबर ड्यूरिंग द मंथली मीटिंग फॉर अ नॉमिनल पेमेंट इज अ सप्लाई ऑफ गुड्स एंड विल बी चार्जेबल टू। बहुत सारे क्लब्स रहते हैं, आपको मालूम है, वो उसकी आप मेंबरशिप लो, मेंबरशिप लेने पे क्या होता है, वो आपको कम रेट्स में रूम्स अवेलेबल करके देते हैं, फूड कम रेट में, एकदम जो बहुत महंगे महंगे फूड है वो बहुत कम रेट में देते, जैसे हमारे यहाँ सिटी क्लब करके एक है नागपुर में, बहुत कॉस्टली, बट अगर आप उसके मेंबर तो सर्विसेज बहुत कम रेट्स में देते। तो ये जो सर्विसेज अब मेंबर, जैसे उनके कोई मैरिज हॉल से तो मेंबर्स के फैमिली को अवेलेबल करके देते, कोई शादी के समय या कोई बर्थडे पार्टी, तो ये जो सर्विस अब क्लब मेंबर को देगा, ये सर्विस भी जीएसटी के दायरे में आ गई। तो जो भी चार्जेस एक क्लब मेंबर्स को लगाएगा, उसके ऊपर जीएसटी वो क्लब को देना। अरे समझे, तो मेंबर चाहे क्लब को सर्विस दो, क्लब मेंबर को दो, इट इज टैक्सेबल अंडर। ओके, डन। सिमिलर वे में एक क्लैरिफिकेशन ज्वाइंट वेंचर के लिए, सेम सिमिलर वे, कॉपी पेस्ट, सेम टू शेम, मतलब आया तो सेम, नहीं आया तो शेम है ना। देखो, क्लैरिफिकेशन रिगार्डिंग सप्लाई ऑफ गुड्स और सर्विस और बोथ बाय द मेंबर्स ऑफ ज्वाइंट वेंचर टू अ ज्वाइंट वेंचर, मतलब ज्वाइंट वेंचर के मेंबर ज्वाइंट वेंचर को सर्विस दे रहे हैं, या फिर वाइस वर्सा, ज्वाइंट वेंचर मेंबर को दे रहा है, एंड इंटर से बिटवीन द मेंबर्स ऑफ द ज्वाइंट वेंचर, या मेंबर्स ज्वाइंट वेंचर के मेंबर्स आपस में सर्विस दे रहे हैं, तो इट इज टैक्सेबल। ओके, तो देखो इश्यूज क्या क्या हो रहे थे। पहला इशू नंबर 1, whether the GST can be levied on supply of goods, service or services supplied, एक सेकंड, whether the GST can be levied on supply of goods or services or both by the members of the joint venture to the joint venture and vice versa, or inter से between the members of the joint venture। अभी देखा हम लोगों, तो अगर मेंबर्स ज्वाइंट वेंचर को सर्विस दे रहा है या ज्वाइंट वेंचर मेंबर को सर्विस दे रहा है, अगेन या मेंबर्स आपस में सर्विस दे रहे, तो इट इज टैक्सेबल अंडर जीएसटी। जो क्लॉज ऐड किया उसी का रेफरेंस यहां पे, सेक्शन 7(1)(a) है ना, 7(1) में सप्लाई दिया था, उसमें AA ऐड कर दिया, विच क्लियरली स्टेट्स दैट द पर्सन एंड इट्स मेंबर और कॉन्स्टिट्यूएंट्स शॉल बी डीम्ड टू बी द 2 सेपरेट पर्संस। अब ये क्या हो गए, 2 सेपरेट पर्संस हो गए, और चूंकि ये 2 सेपरेट पर्सन हो गए, सप्लाई और द एक्टिविटीज और द ट्रांजैक्शन इंटर से shall be deemed to be takes place from one such a person to another, मतलब एक पर्सन दूसरे को दे रहा है ऐसे माना जाएगा, और अगर ये एक पर्सन दूसरे को दे रहा है तो फिर ये जीएसटी के दायरे में आ जाएगा, ये टैक्सेबल हो जाए। आर यू गेटिंग द पॉइंट? वेरी वेरी सिंपल। ओके, so the conjoint reading of the above provisions of the law implies that supply of the goods or services or both by an unincorporated association or a body of individual to the member, therefore for cash or deferred payment or other valuable consideration shall be treated as supply of goods or services or both. Hence, देखो यहां से लिखो, hence GST will be levied on the same. Similarly, GST will be levied on supply of goods or services or both by a member to unincorporated joint venture. Okay, तो joint venture इनको सर्विस दे या ज्वाइंट वेंचर को मेंबर सर्विस दे, कोई भी सर्विस हो, इट इज टैक्सेबल, क्योंकि इन दोनों को अब सेपरेट पर्सन माना गया, डिफरेंट पर्सन माना गया, लीगल एंटिटी, डिफरेंट लीगल एंटिटी। दिस वाज इशू नंबर 1। सेकेंड इशू, whether the GST can be levied on cash call or capital contribution made by members to its joint venture। कैसे? सिंपल। कैश कॉल्स मतलब क्या होते हैं, मेंबर्स ज्वाइंट वेंचर्स को पैसे देते और उसके बदले में, है ना, उसके बदले में ये ज्वाइंट वेंचर्स जो है ये सर्विस देता है, या ज्वाइंट वेंचर भी कुछ चार्ज करता है मेंबर्स को, ओके, सर्विसेज देते समय। तो सवाल ये था, ये कैश कॉल्स जो है
जो मेंबर क्या कर रहा है, ज्वाइंट वेंचर को दे रहा है, वेदर इट इज टैक्सेबल। तो देखो ध्यान से समझना, अगर ये कैश कॉल, ये देखो ये दो नेचर का हो सकता है। कैश कॉल मतलब कॉन्ट्रीब्यूशन, पैसे देना, या तो कैपिटल नेचर का या रेवेन्यू नेचर का। कैपिटल नेचर का मतलब क्या, हम लोगों ने सबने कॉन्ट्रीब्यूशन किया, एक क्लब बनाया, ज्वाइंट वेंचर बनाया और उसमें कॉन्ट्रीब्यूशन करवाया, और फिर वो कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब 1-1 करोड़ रुपए हम लोगों ने जमा किया और ये ज्वाइंट वेंचर ने एफडी कर दिया, दैट इज कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। बट रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन क्या है कि ये डे टू डे एक्टिविटी चलाने के लिए हमने इसको पैसा दिया, हमने इसको सर्विस दी। तो अगर ये रेवेन्यू नेचर का कंट्रीब्यूशन है ना, तो इट इज लायबल फॉर जीएसटी। बट कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इट इज ट्रांजैक्शन इन मनी, ये हम लोगों को वापस मिलने वाला है। कैपिटल उसके नाम में देखो, हमारा कैपिटल है, वो हमको वापस मिलने वाला, तो इट इज जस्ट अ ट्रांजैक्शन इन मनी। तो अगर वो मनी में ट्रांजैक्शन है तो फिर इट इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी। समझ गए आप? अगर वो मनी में ट्रांजैक्शन, इट इज नॉट लायबल फॉर जीएसटी है, बिकॉज इट इज अ कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन। बट अगर वो रेवेन्यू कॉन्ट्रीब्यूशन है फॉर एक्सपेंडिचर एंड ऑल, इट इज लायबल फॉर जीएसटी। देखो, ज्वाइंट वेंचर इज अनइनकॉर्पोरेटेड टेम्पररी एसोसिएशन, है ना, टेम्पर जो एक ऑब्जेक्ट के लिए बनता है और फिर ज्वाइंट वेंचर खत्म हो जाता है। फॉर द लिमिटेड पर्पज कैरिंग आउट अ स्पेसिफाइड प्रोजेक्ट विद इन अ टाइम फ्रेम, कॉन्ट्रीब्यूशन फ्रॉम द मेंबर टू द ज्वाइंट वेंचर कॉल्ड एज कैश कॉल्स, है ना, मेंबर जो कॉन्ट्रीब्यूशन कर रहा है on raised by the joint venture from a members, the joint venture to meet the expenditure on the operation to carried out by the joint venture. The question whether cash calls are taxable or not will entirely depend on the facts and circumstances in each case. Cash calls sometimes could be even in the nature of advance payment made by the members, are taxable service received from joint venture and hence it is taxable under GST. But अगर ये cash call देखो, sometimes could be in the nature of capital contribution made by the member to raise the funds capital generate करने के लिए अगर है, and would be considered merely in transaction in money, इसको सिर्फ हम transaction in money बोलेंगे, and hence it will not be taxable under GST as it is not in the nature of consideration. तो हमने क्या किया, बस एक कैपिटल कॉन्ट्रीब्यूशन किया ज्वाइंट वेंचर खड़ा करने के लिए, चालू करने के लिए, ये तो ट्रांजैक्शन इन मनी, हमारा कैपिटल हमको मिल जाएगा। So it is not a service given by member to the joint venture and hence it is not taxable under this, being it is a capital contract. अरे समझे? And the last one, whether the GST can be levied on supply of goods or services or both received by joint venture from its member, yes definitely it is taxable. अभी देखा हम, पढ़ लो फटाफट, समझे? बहुत सिंपल है गाइस, ओके? चल, नेक्स्ट चेंज आया, अमेंडमेंट आया, सेकंड, इनपुट टैक्स क्रेडिट। अब ये क्या है? बहुत सिंपल चेंज है गाइस, बहुत ही सिंपल, ध्यान से। आपको याद है सेक्शन 16 वाज द बेसिक सेक्शन, 4 कंडीशंस थी अगर आपको इनपुट टैक्स क्रेडिट लेना है तो। मैं रिकॉल करके देता हूं गाइज, आपको मालूम है कि बिल इशू होना चाहिए इनपुट टैक्स क्रेडिट के लिए, आपके पास बिल होना चाहिए, इनवॉइस होना चाहिए, वो गुड्स आपके पास होना चाहिए, रिसिप्ट होना चाहिए गुड्स का, सप्लायर ने टैक्स पे कर देना चाहिए और सप्लायर ने रिटर्न फाइल करना चाहिए। अगर ये चारों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई तो फिर सेक्शन 16 के हिसाब से रेसिपिएंट जो है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट और गुड्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट ले सकता है। ये हम लोगों को बहुत अच्छी तरीके से मालूम। अब इश्यू क्या था गाइस, ध्यान से सुनना, आपको याद होगा, बहुत सिंपल मैटर, वो 5% वाला, अर्लियर इट वाज 20% प्रोविजनल क्रेडिट, फिर उन्होंने 10% करवा दिया, फिर उन्होंने 5% करवा दिया। अरे याद आया कुछ आपको? यस, वही है गाइस, आपके लिए सिंपल है, बिजनेसमैन लोगों के लिए डिफिकल्ट हो गया, बट आपको पढ़ने के लिए बहुत सिंपल हो गया, क्योंकि 1 जनवरी 2022 से गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, ध्यान से सुनना, गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि हम जो आपको वो प्रोविजनल क्रेडिट देते थे, 5% का प्रोविजनल क्रेडिट देते थे एलिजिबल आईटीसी का, वो अब आपको नहीं मिलेगा। सर मतलब क्या? ध्यान से सुनना, मतलब क्या? मान के चलो ये है सप्लायर, बस इतना समझ गया, हो गया, ये है सप्लायर मिस्टर राव, और ये है रेसिपिएंट
मिस्टर श्याम। ओके, राम ने गुड्स को सप्लाई किया श्याम को। ये इनवॉइस था और ये इनवॉइस में मान के चलो डिफरेंट ऐसे इनवॉइसेस थे। टोटल इनवॉइस की वैल्यू थी 10 लाख रुपए टोटल, और ये सब इनवॉइसेस मिला के जीएसटी का जो आईटीसी था गाइज, वो आईटीसी था 1 लाख रुपए, सब इनवॉइस मिला, राइट। अब ये राम ने क्या किया, राम ने ये 10 लाख रुपए में लेट से 10 इनवॉइसेस है टोटल, 1 लाख रुपए के 10 इनवॉइस, और हर इनवॉइसेस पे 10 हजार रुपए का जीएसटी है ना, हर इनवॉइसेस पे 10,000। अब ये राम ने क्या किया, वो पर्टिकुलर मंथ में ओनली 6 इनवॉइसेस ही शोड इन हिज जीएसटीआर 1। सप्लायर ने जो जीएसटीआर 1 फाइल किया उसमें उसने सिर्फ 6 इनवॉइसेस शो किया। मतलब कितने रुपए के, 6 लाख रुपए के इनवॉइसेस उसने शो किया। देयर बाय उसके ऊपर उसने जीएसटी डिक्लेयर किया 60,000 रुपए का। अरे बराबर। अब आपको मालूम है, इसने अगर इसके जीएसटीआर 1 में 6 लाख रुपए की इनवॉइस शो किया, 60,000 का जीएसटी, तो रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B, वेरी गुड बेटा, 2B में सिर्फ 60,000 का आईटीसी दिखेगा। अरे बराबर, 60,000 का आईटीसी दिखेगा। अब अगर ये 60,000 का आईटीसी है तो अर्लियर पहले क्या था कि ये 60,000 का तो क्रेडिट शाम ले पाएगा, प्लस एलिजिबल आईटीसी, मतलब ये 60,000 का एलिजिबल आईटीसी प्लस 5% ऑफ 60,000 इसका क्रेडिट और ले सकता था, 5% ऑफ 60,000। अरे समझे, मतलब 3,000 का क्रेडिट वो और ले सकता था। अरे याद है आपको। बट अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया, जितना इनवॉइसेस, जितने का इनवॉइसेस और क्रेडिट, जितने का इनवॉइसेस और ये जीएसटी अमाउंट सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 में शो करेगा और वही इसके जीएसटीआर 2B में दिखेगा, उतना ही क्रेडिट अब रेसिपिएंट ले पाएगा। मतलब प्रोविजनल जो 5% था वो आईटीसी अब खत्म हो गया, फिनिश हो गया, निस्त नाबूद हो गया, फना हो गया। अब आप उसका क्रेडिट नहीं ले पाओगे। गवर्नमेंट धीरे धीरे कस रही है गाइस। सबसे पहले उन्होंने 20% प्रोविजनल आईटीसी बोला, कम करके 10% पे आए, फिर 5% पे, और अब उन्होंने बोल दिया जितना रेसिपिएंट के 2B में दिखेगा ना उतना ही क्रेडिट लेना, उससे ज्यादा क्रेडिट मत लेना रेसिपिएंट। शाम उससे ज्यादा अगर क्रेडिट लेगा तो तेरे ऊपर हम नोटिस डाल। तो गर्दन आपकी पकड़ी, गर्दन रेसिपिएंट की पकड़ी, सप्लायर को छोड़ दिया। सप्लायर को बोला देख भाई तू जितना करेगा उतना, तो रेसिपिएंट क्या करेगा, सर हमको क्यों पकड़ लिया। तो गवर्नमेंट का क्या कहना है आपको मालूम है, आप ईमानदार सप्लायर ढूंढो। अरे भैया किसके माथे पे लिखा हुआ रहता है कि वो ईमानदार है भैया। तो गवर्नमेंट ने बोला देखो एक बार उसने धोखाधड़ी की ना, आपके 6 इनवॉइस बताए ना, अब उससे परचेस मत कर, दूसरा अच्छा सप्लायर ढूंढ। हम यही काम करते रहेंगे साहब, अच्छा सप्लायर ढूंढने का धंधा नहीं करेंगे, यही काम करते। लेकिन ऑप्शन नहीं है गाइस, बोल दिया तो बोल दिया, मैंने बोला ना पत्थर की लकीर है। मोदी जी ने बोल दिया, खत्म हो गई बात, खत्म हो गई बात। रेसिपिएंट को जिम्मेदारी उठाना है, तो जितना क्रेडिट अब आपके 2B में दिखेगा उतना ही, जितना आईटीसी इधर दिखेगा उतना ही क्रेडिट आप ले सकते। अरे समझे। तो आप अपने सप्लायर, जेन्युइन सप्लायर ढूंढने की कोशिश चालू कर। कठिन है। कहने का मतलब क्या है, ध्यान से सुनना। कहने का मतलब क्या है, जो पहली कंडीशन थी इनवॉइस हमारे पास होना चाहिए, राइट। अरे इनवॉइस तो हमारे पास है, इनवॉइस तो हमारे पास है, पूरे 10 लाख के इनवॉइसेस थे, बट वो ऐसे इनवॉइस होना चाहिए जो जीएसटीआर 1 में सप्लायर ने पूरे डाल दिए, पूरे इनवॉइसेस डाल दिया, ऐसे इनवॉइसेस होना चाहिए। देखो क्या बोलता है, द डिटेल्स ऑफ इनवॉइसेस और डेबिट नोट्स रेफर टू इन क्लॉज ए हैज बीन फर्निश्ड बाय द सप्लायर इन स्टेटमेंट ऑफ आउटवर्ड सप्लाई। उसने वो पूरे इनवॉइसेस अपने स्टेटमेंट में डालना चाहिए। एंड सच अ डिटेल हैव बीन कम्युनिकेटेड टू द रेसिपिएंट ऑफ सच ए इनवॉइसेस और डेबिट नोट इन द मैनर स्पेसिफाइड इन 37। मतलब रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में वो कम्युनिकेट हो जाना चाहिए। रेसिपिएंट के जीएसटीआर 2B में जब तक वो कम्युनिकेट नहीं होगा, अरे कम्युनिकेट तब होगा जब सप्लायर अपने जीएसटीआर 1 में पूरे इनवॉइसेस चढ़ाए। तो अब आपको ये इंश्योर करना है
कि सप्लायर जो भी इनवॉइस इश्यू कर रहा है वो इनवॉइस वो अपने जीएसटीआर 1 में दिखे आए ताकि आपके जीएसटीआर 2 में दिखे और आप फिर पूरा क्रेडिट ले पाओ। अरे समझे? तो वही वहां पे लिखा है, देखो ये नो इनपुट टैक्स क्रेडिट शॉल बी अवेल्ड बाय रजिस्टर्ड पर्सन, नहीं मिलेगा आपको, रेसिपिएंट के एंगल से लिखा है, इन रिस्पेक्ट ऑफ द इनवॉइस और डेबिट नोट्स द डिटेल्स ऑफ विच आर रिक्वायर्ड टू बी फर्निश अंडर सबसेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 37 अनलेस कब तक नहीं मिलेगा, द डिटेल्स ऑफ सच इनवॉइसेस आर डेबिट नोट्स have been furnished by the supplier in a statement of outward supplies in the form GSTR। जब तक वो उसके GSTR 1 में नहीं डालेगा गाइस, तब तक आपको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, क्योंकि वो आपके GSTR 2B में नहीं दिखेगा। अरे समझे? The details of such a invoice or debit note have been communicated to the registered person in form number GSTR 2B। जैसे वो उधर डालता है, ऑटो पॉपुलेट होकर आपके GSTR 2B में दिखता है, देन ओनली यू कैन टेक द प्रोविजनल क्रेडिट। जो 5% वाला सिस्टम था वो अब एबॉलिश कर दिया, खत्म कर। इतना सिंपल अमेंडमेंट आपके एंगल से बहुत अच्छा है गाइस, क्योंकि एग्जाम में कैलकुलेशन अब बच गए, एग्जाम में कैलकुलेशंस बच गए, बट बिजनेसमैन के एंगल से देखे तो बड़ी हार्डशिप है, बड़ी हार्डशिप। एनीवेज अभी आपको पढ़ना है तो कोई प्रॉब्लम नहीं। ओके चल एक एग्जाम्पल देके समझाया आपको। तो पहले क्या था? पहले तो ऐसा था 2019 अक्टूबर 2019 के पहले तो ऐसा था, 9 अक्टूबर 2019 से पहले तो ऐसा था गाइस कि आपके पास इनवॉइस है ना, यू कैन टेक द क्रेडिट। उसने डाला नहीं डाला कोई लफड़ा नहीं। उसके बाद फिर उन्होंने 20%, 10%, अब 5% पे लाया था। तो एक एनालिटिकल एग्जाम्पल आपको दिया, देखो बिफोर 9th of October 2019 हमारे काम का नहीं है, ये भी काम का नहीं, लेकिन फिर भी मैं समझा रहा हूं। देखो एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल इन परचेस रजिस्टर, आपने जो परचेस किया उसमें 1 लाख 1 लाख 1 लाख तीनों दिया आपको। 1 जनवरी 22 से क्या आया, 31 दिसंबर 21 तक क्या था। तो परचेस रजिस्टर मतलब आपके पास बिल्स थे परचेस के जिसमें 1-1 लाख का क्रेडिट था। ओके एलिजिबल आईटीसी अवेलेबल इन 2B में 60,000 ही दिख रहा था, यहां पे भी 60,000 और इधर भी 60,000 दिख रहा था। अब क्या होगा, देखो नए रूल के हिसाब से जितना 2B में दिख रहा है उतना ही क्रेडिट आप ले सकते हो। तो देखो उतना ही क्रेडिट लिया, तो बचा हुआ क्रेडिट अब आप नहीं ले सकते। इससे पहले क्या था कि 60,000 तो 2B में दिख रहा था, वो तो क्रेडिट ले ही सकते थे, प्लस 5% प्रोविजनल, तो 60,000 एलिजिबल आईटीसी का 5% 3,000 ले सकते थे, टोटल 63 ले पा रहे थे, इतना नहीं ले पा रहे। और उससे भी पहले क्या था कि भाई आप पूरा का पूरा ही क्लेम कर सकते थे, नहीं दिखा तो भी क्लेम कर सकते थे। तो 60,000 तो दिख रहा था वो तो क्लेम कर ही रहे, जो नहीं दिखा वो भी आप क्लेम कर सक रहे थे 40,000, तो टोटल 1 लाख। इनएलिजिबल तो कुछ भी नहीं था, जो पूरा का पूरा था वो आप पूरा क्लेम कर सकते थे 1 लाख। अब वैसा नहीं रहा, तो आपके लिए ये जितना दिख रहा है उतना ही आप क्लेम। अरे समझे? सिंपल चीज। Hence, even though we have tax invoices of total GST credit of 1 लाख, हमारे पास तो पूरे GST क्रेडिट के 1 लाख की इनवॉइस है, बट स्टिल we cannot claim ITC completely as the vendors have not furnished the invoices in GSTR1 और IFF facility। IFF facility क्वार्टरली रिटर्न्स वालों के लिए अगर उन्होंने नहीं दिया तो हम उसका क्रेडिट नहीं ले सकते। ओके तो इससे क्या होगा, इससे अपना कैपिटल, बायर का कैपिटल ब्लॉक हो जाएगा। तो हमको जो ये 40,000 का क्रेडिट नहीं मिला भाई, इतने से हमारा तो नुकसान है ना, कैपिटल हमारा ब्लॉक हो जाएगा। द रिवाइज रूट फर्दर negatively impacts on GST registered buyer. It leads to taxpayers working capital getting blocked। हमारा कैपिटल ब्लॉक हो गया। Buyer must wait, तब तक वेट करना पड़ेगा जब तक सप्लायर ये पूरे इनवॉइसेस GSTR1 में अपलोड नहीं करता, और वो जब अपलोड करेगा तब हमारे 2B में दिखेंगे, एंड ओनली देन वी कैन क्लेम द। अरे समझे? सिंपल। ओके बट देखो कुछ चीजें ऐसी है, जैसे एग्जांपल इंपोर्ट अगर आपने किया तो इंपोर्ट का डेटा जो है वो आपके बिल ऑफ, जैसे मैंने कोई गुड्स इंपोर्ट किए तो इंपोर्ट का आपका GSTR 2B में नहीं आता, वो तो बिल ऑफ आपको जो आपके पास इंपोर्ट के लिए डॉक्यूमेंट रहता है उससे आप क्रेडिट ले सकते, तो वो आपके 2B में दिखेगा ही नहीं। या रिवर्स चार्ज आरसीएम का आपके 2B, तो वो जो डिटेल है उसके लिए आपको ये रूल एप्लीकेबल नहीं है। मतलब आरसीएम या फिर इंपोर्ट के केस में आप वो क्रेडिट ले सकते हो भले ही 2B में ना हो। तो देखो वहां पे क्या लिखता है,
The aforesaid restrictions of availment of ITC on a provisional basis is imposed only in respect of those invoices or debit notes, details of which are required to be furnished by the supplier under subsection 1 of 37 in form GSTR 1. ये उन्हीं के लिए एप्लीकेबल है जो GSTR 1 में सप्लायर को डालना पड़ता है, लेकिन ऐसी चीजें जो GSTR 1 में जाती नहीं. देखो, therefore and which have not been furnished, the statement therefore taxpayer may avail the ITC in respect of IGST paid on import, document issued for RCM, credit received from input service distributor, which are outside the ambit of section 37(1), provided that eligibility condition of IT, हाँ उसके eligibility condition तो मीट होनी चाहिए कि ये eligible ITC है, लेकिन ये चूंकि GSTR 1 में नहीं जाता तो इसलिए आपके 2B में नहीं दिख रहा है, फिर भी आप इसका क्रेडिट ले सकते हो. कौन सा? ये आपका RCM बेसिस वाला है या फिर IGST इंपोर्ट पे हो चुका है, इसका क्रेडिट तो आप आराम से ले सकते. अरे समझे, इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर का क्रेडिट आप ले सकते, उसके लिए फिर ये कंडीशन एप्लीकेबल नहीं. सो दिस वाज द वेरी सिंपल चेंज मेड इन इनपुट टैक्स एंड ओनली चेंज. ओके, द नेक्स्ट, कंपोजिशन स्कीम, अ वेरी सिंपल. गाइस ध्यान दो कि ये आपको याद है कि ये कोई मैन्युफैक्चरर अगर ये आइटम्स मैन्युफैक्चर कर रहा है, कौन कौन से? आइसक्रीम एंड अदर एडिबल आइस नॉट कंटेनिंग कोका, पान मसाला, एरेटेड वाटर्स कंटेनिंग और एडेड शुगर, ये सब जो आइटम्स थे आपको याद है. टोबैको एंड टोबैको, यस दिया है, देखो मैन्युफैक्चरिंग सब टोबैको सब्सटीट्यूट. ये लोग कंपोजिशन स्कीम में नहीं हिस्सा ले सकते, मतलब वो कंपोजिशन स्कीम के लिए अप्लाई नहीं कर सकते. ये पहले भी था, अभी भी है. इसमें गवर्नमेंट ने कुछ और गुड्स को ऐड कर दिया और बोल दिया कि अगर कोई सप्लायर ऑफ सर्विस वाला है या मैन्युफैक्चरर है, वो ये गुड्स को मैन्युफैक्चर करता है, ट्रेडिंग नहीं मैन्युफैक्चर करता है, तो फिर कौन से गुड्स? देखो, फ्लाई ऐश ब्रिक्स और फ्लाई ऐश एग्रीगेट विथ 90% और मोर फ्लाई ऐश कंटेंट, फ्लाई ऐश ब्लॉक्स. देखो ईट रहती है आजकल, वो लाइट वेटेड ईट आई है ना, ऐश कलर ग्रे कलर की ईट आती है, वो अगर कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है. बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स, है ना. ये बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन, रूफिंग टाइल्स क्या होते हैं मालूम है आपको? हाँ, ये देखो, ये ऐसे होते हैं ये बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन, जिसको मराठी में कवेलू बोलते हैं ना, मराठी लोग. तो वो अगर आप मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो फिर, या फिर देखो बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन और रूफिंग टाइल्स, अगर आप ये सब मैन्युफैक्चर कर रहे हो तो भी आप कंपोजिशन में अब नहीं, तो ये एडिशनल आ गया. ये एडिशनल आ गया. फ्लाई ऐश ब्रिक्स, इसका जो मैन्युफैक्चर कर रहा है, या फिर फ्लाई ऐश जिसमें एग्रीगेट 90% और मोर फ्लाई ऐश है. कोई ब्रिक ऐसी जिसमें थोड़ी बहुत मट्टी रहती है लेकिन उसमें मेजर पोर्शन किसका है? 90% फ्लाई ऐश का है. बिल्डिंग ब्रिक्स, अर्दन, रूफिंग टाइल्स जो अभी मैंने आपको बताया, ये सब ये HSN कोड में जो गुड्स आते हैं उनका आप मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो फिर आपको कंपोजिशन में जाने के लिए अनुमति नहीं है. देखो, द मैन्युफैक्चरर ऑफ फॉलोइंग गुड्स आर नॉट एलिजिबल फॉर कंपोजिशन स्कीम. एलिजिबल नहीं हो, लेकिन अगर आप ट्रेडर हो यू कैन गेट रजिस्ट्रेशन अंडर कंपोजिशन. ट्रेडर के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं. अगर आप फ्लैश ब्रिक्स का ट्रेडिंग कर रहे हो तो कोई प्रॉब्लम, बट मैन्युफैक्चरर के लिए अब अलाउड नहीं है, कंपोजिशन स्कीम में जाना अलाउड है, और जो ऑलरेडी है उनको बाहर निकलना. अरे समझे? तो ऑलरेडी अगर आप कंपोजिशन स्कीम में हो तो आपको ऑप्ट आउट करना पड़ेगा, लेकिन नए लोग तो चाहिए. नेक्स्ट, बड़ा इंपॉर्टेंट, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर्स, इसमें चेंज है. बड़ा ही इंपॉर्टेंट, इत्मीनान से सुनना. इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ECO. कुछ सर्विसेज ऐसी है जो हम इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू सप्लाई कर, जैसे सिंपल एग्जांपल अगर मैंने आपको देने का कोशिश किया तो रेडियो टैक्सीज है, ओला उबर के थ्रू. ओला उबर आर ECO, है ना. ओला उबर, दीज आर व्हाट? ECO. तो अपन कोई टैक्सीज बुक करते हैं ओला उबर के थ्रू. सेकंड, कुछ हम लोग ये एक इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू जो सर्विस करे वो बता रहा हूं, होटल्स बुक करते.
फूड ऑर्डर करते, यस करेक्ट, फूड ऑर्डर करते, तो ये सर्विसेज के बारे में। ओके, तो अब इसमें टैक्सेबिलिटी कैसे वो अपन देखते हैं। देखो, द गवर्नमेंट सर्विसेज सप्लाइड थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, द गवर्नमेंट may notify the specific categories of a service, the tax on intrastate supplies of which shall be paid by electronic commerce operator. ये सर्विसेज पे टैक्स कौन पे करेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, इफ सच सर्विसेज आर सप्लाइड थ्रू इट। तो गवर्नमेंट ने क्या किया? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर की गर्दन पकड़ ली और बोला कि ये एग्रीगेटर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अब तुझे टैक्स पे करना पड़ेगा। इसका रीजन मैं आपको बताऊंगा अभी कि ये इनकी गर्दन क्यों पकड़ी, इनकी गर्दन क्यों पकड़ी और इनके ऊपर टैक्स लायबिलिटी क्यों लाई। ओके, हो क्या रहा था गाइस, देखो ध्यान से सुनना। मान के चलो कोई एक पहले रजिस्टर्ड सप्लायर लेते, रजिस्टर्ड सप्लायर है, वो रजिस्टर्ड सप्लायर ईसीओ के थ्रू गुड्स बेच रहा है। मान के चलो ये रेस्टोरेंट सर्विस वाला है ना, रेस्टोरेंट सर्विस, और ईसीओ है स्विगी या जोमैटो, है ना, ये सब लोग। तो अर्लियर क्या था कि इनको टैक्स पे करना पड़ता था रजिस्टर्ड, बट प्रोवाइडेड ये इसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन भी लेना होता था। अगर इसने जीएसटी में रजिस्ट्रेशन लिया है तो ये टैक्स पे करेगा। अगर कोई रजिस्टर्ड सप्लायर ऐसा है जो यूआरडी है, अनरजिस्टर्ड है, और वो स्विगी जोमैटो के तहत सप्लाई कर रहा है, तो ये रेस्टोरेंट सप्लायर जो है ये जीएसटी लगा ही नहीं पा रहा था। तो गवर्नमेंट के रेवेन्यू में उनको लगा लॉस हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, अब ये रजिस्टर्ड सप्लायर को बोला आपको जीएसटी नहीं भरना है। अगर आप गुड्स या रेस्टोरेंट सप्लाई किसके थ्रू कर रहे हो? ईसीओ के थ्रू कर रहे हो। ध्यान से सुनना, अगर आप कोई सप्लाई ईसीओ के थ्रू कर रहे हो तो अब जीएसटी उसके ऊपर कौन देगा? ईसीओ देगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर देगा। आपके दिमाग में बहुत सारे सवाल है, अब एक एक करके मैं उसका जवाब देने की कोशिश कर रहा हूं। पहला सवाल देखो, सर ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो है ना, आपने तो बोला कि ये जो रेस्टोरेंट है, रेस्टोरेंट, इसका सप्लाई ईसीओ के थ्रू कॉमन पीपल को हो रहा है। अरे बराबर। तो सवाल यह है, पहला सवाल, कि इसका टर्नओवर क्या होगा? क्योंकि जैसे इसने मान के चलो कोई फूड सप्लाई किया, रेस्टोरेंट सर्विस का फूड सप्लाई किया ईसीओ के थ्रू, अब जीएसटी तो ये कलेक्ट नहीं कर रहा है, रेस्टोरेंट जीएसटी कलेक्ट नहीं कर रहा है ना। जीएसटी कौन कलेक्ट कर रहा है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर कलेक्ट कर रहा है। तो क्या वो जो सप्लाई है वो रेस्टोरेंट के टर्नओवर में काउंट होगा? द आंसर इज यस। वो रेस्टोरेंट का बेटा ध्यान दो, आगे सब आने वाला है, वो रेस्टोरेंट के टर्नओवर में माना जाएगा। टर्नओवर तो रेस्टोरेंट का रहेगा, बट जीएसटी जो है, दो इट इज सेल्स मेड बाय द रेस्टोरेंट, बट जीएसटी रेस्टोरेंट नहीं लगाएगा, जीएसटी लगाएगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अर्लियर व्हाट हैपेंड कि मान के चलो कोई 500 रुपीस का सप्लाई होता था फूड का रेस्टोरेंट के थ्रू, तो ये क्या करता था, जीएसटी खुद लगाता था एट द रेट ऑफ 5%। 25 रुपए का जीएसटी जो है ये रेस्टोरेंट लगा के देता। अब ये क्या करेगा, अब ये जीएसटी लगाएगा ही नहीं, ये सिर्फ 500 रुपीस का इनवॉइस इश्यू करेगा ईसीओ को। ईसीओ क्या करेगा, ध्यान से सुनना, ईसीओ ये फूड के 500 रुपीस पे खुद जीएसटी लगाएगा, मतलब 25 रुपए जीएसटी लगाएगा एट द रेट ऑफ 5%। ध्यान से सुनना, ये कौन लगाएगा? ईसीओ। ये तो हो गया किसके सप्लाई पे? जो सप्लाई रेस्टोरेंट ने किया, है ना। अब ये जो स्विगी सर्विस दे रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो सर्विस दे रहा है पहुंचा के देने की, तो इसका सर्विस चार्ज का एक बिल रहेगा, सर्विस चार्ज। मान के चलो ये सर्विस चार्ज है उसका 100 रुपीस, ये सर्विस चार्ज पे अपना जीएसटी लगाएगा एट द रेट ऑफ 18% स्विगी, मतलब 18 रुपए ये जीएसटी लगेगा। पहले क्या होता था, पहले ये 25 रुपए का जो जीएसटी है फूड का, ये रेस्टोरेंट लगाता था, और स्विगी के सर्विस चार्ज का जीएसटी स्विगी ही लगाता था। अरे समझे आप लोग, स्विगी के सर्विस चार्ज का जीएसटी कौन लगाता था? स्विगी ही लगाता था।
लेकिन अब गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि रेस्टोरेंट का जीएसटी जो है वो भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही लगाएगा। मतलब ये फूड का जीएसटी भी यही लगाएगा और अपने खुद के सर्विस चार्ज का जीएसटी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही लगाएगा। मतलब दो प्रकार के, एक सर्विस का जीएसटी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लगाएगा और दूसरा फूड का जीएसटी भी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अरे समझे? और जब जब रेस्टोरेंट वाला पर्सन, रेस्टोरेंट क्योंकि टर्नओवर तो उसका ही है, टर्नओवर किसका है? रेस्टोरेंट का है। जब ये जीएसटी रिटर्न फाइल करेगा तो देखो इसने तो जीएसटी कलेक्ट किया ही नहीं, तो फिर अब ये जीएसटी रिटर्न में कैसे डालेगा? तो ये जीएसटी रिटर्न में जीएसटीआर 1 में एग्जेम्प्ट सप्लाई या नील रेटेड सप्लाई या नॉन टैक्सेबल सप्लाई के कॉलम में, एग्जेम्प्ट नील रेटेड या नॉन टैक्सेबल सप्लाई के कॉलम में अपना टर्नओवर दिखाए। अरे समझे? और इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर आउटवर्ड टैक्सेबल सप्लाई में ये बताएगा फूड का सप्लाई 500 रुपए का, तो ये 500 क्रॉस टैली हो जाएगा। स्विगी के 500 रुपए और रेस्टोरेंट के एग्जेम्प्ट के, स्विगी के टैक्सेबल टर्नओवर के 500 रुपए हो जाएंगे और रेस्टोरेंट के एग्जेम्प्ट सप्लाई के 500 रुपए, ये दोनों टैली हो जाए। अरे बात को समझे? ये क्यों किया गवर्नमेंट ने? आपके दिमाग में आया ये क्यों किया? क्योंकि देखो ये रेस्टोरेंट जो अनरजिस्टर्ड हुआ करते थे ये जीएसटी नहीं लगा पा रहे, अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लगाएगा तो ये तो कंपलसरी रजिस्टर्ड है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी में, तो हर एक पर्सन, हर एक डिलीवरी पे, हर एक फूड की डिलीवरी पे अब जीएसटी लगेगा। अरे समझे? तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जो रेस्टोरेंट का सप्लाई करेगा, रेस्टोरेंट सप्लाई जो होगा उसके ऊपर अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी लगाए। अरे समझे? तो अर्लियर जब देखो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जब जीएसटी नहीं लगाता था, मतलब रेस्टोरेंट जीएसटी लगाता था, तो ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या करता था? टीसीएस कलेक्ट कर रहा था, टीसीएस है ना, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स रेस्टोरेंट से। अब ये टीसीएस कलेक्ट करना बंद कर देगा। ये टीसीएस कलेक्ट करना क्या करेगा? बंद करेगा, क्योंकि अब एक खुद ही तो जीएसटी लगा रहा है ना भाई। तो अगर ये खुद जीएसटी लगा रहा है तो अब ये टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा रेस्टोरेंट से, और रेस्टोरेंट वो जो आउटवर्ड सप्लाई वो एग्जेम्प्ट रिलेटेड या नॉन टैक्सेबल में डालेगा और आउटवर्ड टैक्सेबल में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डालेगा। आई होप आपको समझ में आ गया गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अरे समझे? तो ये सप्लाईज जो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये तो एग्जांपल दिया मैंने रेस्टोरेंट का, आगे देखेंगे पूरा डिटेल में। तो ऐसे कौन से सप्लाईज है देखो, सर्विसेज बाय वे ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर्स बाय रेडियो टैक्सीज, मोटर कैब, मैक्सी कैब, मोटरसाइकिल, ये ऐड हो गया अब इसमें। ओमनी बस और एनी अदर मोटर व्हीकल। व्हाट डू मीन बाय ओमनी बस? ये कोच बसेस रहते ना, ये सैनिक खुराना के कोच बस, उनको ओमनी बस बोलते। और एनी अदर मोटर व्हीकल, अगर आपने ईसीओ के थ्रू इसको बुक किया है तो अब इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर इसके ऊपर टैक्स। अरे समझे? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का सप्लाई मान के इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जीएसटी कलेक्ट करेगा और वो गवर्नमेंट को भरेगा, राइट। सर्विसेज बाय ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर बाय रेडियो टैक्सीज, मोटर कैब्स, मैक्सी कैब, मोटर व्हीकल, ये तो पहले भी था, इसमें ओमनी बस और अदर मोटर व्हीकल अब ऐड हो गया। ओला, उबर, रैपिडो, ये सब चीजें ना, इनके थ्रू, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू अगर आप बुक कर रहे हो तो इन लोगों को जीएसटी नहीं भरना है। मैक्सी कैब, ओमनी बस, इनको नहीं भरना है। किसको भरना है? इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भरना। अरे समझे? इन लोगों को इनका काम बढ़ा दिया, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर का काम बढ़ा दिया। सेकेंड, सर्विसेज बाय वे ऑफ प्रोवाइडिंग अकोमोडेशन, ये ट्रिवैगो वगैरह साइट्स है ना, होटल्स, इन्स, गेस्ट हाउस, क्लब्स, कैंप साइट और अदर कमर्शियल प्लेसेस मीन फॉर रेसिडेंशियल और लॉजिंग पर्पजेस एक्सेप्ट फॉर अ पर्सन सप्लाइंग सच अ सर्विस थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर लायबल फॉर द रजिस्ट्रेशन। ये पहले भी था, वही क्लॉज है। देन हाउसकीपिंग की सर्विस, प्लम्बिंग, कारपेंटरिंग, एक्सेप्ट वेयर द पर्सन सप्लाइंग सच सर्विसेज थ्रू द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। अगर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर अगर सर्विस प्रोवाइड कर रहा है तो फिर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर ही जीएसटी भरेगा, अगर नहीं कर रहा है तो फिर इनको भरना पड़ेगा। एंड लास्टली जो मैंने अभी बताया, जो ऐड हुआ अभी देखो, सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट, तो दो चीजें क्या ऐड हुई, ये ऐड हुआ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर जिसके ऊपर जीएसटी भरेगा, और ये दूसरा सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस अदर देन the service supplied by the restaurant of eating joints located at specified premises। ये क्या है मैं बताता हूं।
स्विगी, जोमैटो एक्सेट्रा। अब स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मतलब क्या गाइस, देखो मान के चलो कि जैसा मैंने आपको बताया अभी कि ये रेस्टोरेंट के बदले किसको जीएसटी भरना है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर को भरना। अब क्या है, जो बड़े बड़े रेस्टोरेंट्स है, जैसे एग्जांपल मान के चलो अपन ताज होटल की बात कर, ताज होटल, अब इसमें लॉजिंग और बोर्डिंग दोनों की व्यवस्था है ना, लॉजिंग और बोर्डिंग। अब ये इतने बड़े रेस्टोरेंट है जिसमें लॉजिंग बोर्डिंग है, और मान के चलो कि इसके एक रूम का रेंट है, रूम रेंट है 25,000 रुपीज पर डे। तो गवर्नमेंट ने क्या बोल दिया कि अगर कोई ऐसा रेस्टोरेंट है जिसमें लॉजिंग बोर्डिंग की फैसिलिटी है और जिसका 7,500 रुपए के ऊपर, 7,500 रुपए के ऊपर अगर उसका रूम रेंट चार्ज हो रहा है, ऐसा रेस्टोरेंट, मतलब देखो सोचो अब ये बड़ा रेस्टोरेंट होगा और यहां से अगर कोई फूड सप्लाई हो रहा है, रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाई हो रही है ईसीओ के थ्रू, ध्यान से सुनना, अगर ऐसा बड़ा रेस्टोरेंट है जहां पे 7,500 के रूम रेंट या उससे ज्यादा रूम रेंट है और उसकी रेस्टोरेंट की सर्विस सप्लाई हो रही है इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर से, तो फिर इसके ऊपर जीएसटी होटल ही भरेगा, रेस्टोरेंट ही भरेगा। उस केस में ईसीओ को भरने की लायबिलिटी नहीं है। इसका कारण ये है क्योंकि ये इतना बड़ा रेस्टोरेंट है कि ये जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गई। मैंने बोला इंटेंशन क्या था, जो छोटे छोटे रेस्टोरेंट थे जो जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं हो रहे थे लेकिन स्विगी जोमैटो के थ्रू सप्लाई हो रहा था, उनके वो जो सप्लाई कर रहे थे ना, उनका जीएसटी वसूल नहीं हो रहा था, इसलिए गवर्नमेंट ने ये लाया। तो अब ये बड़े रेस्टोरेंट जो है भाई, ये तो ऑलरेडी जीएसटी में रजिस्टर्ड हो गए ना, तो उनके केस में रेस्टोरेंट पे ही लायबिलिटी है। अब पढ़ो, अब समझ में आएगा। सप्लाई ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस, ये अगर ईसीओ के थ्रू होता है तो नॉर्मल क्लॉज क्या, ईसीओ विल पे द टैक्स, बट किस केस में नहीं भरेगा, यहां से अदर देन द सर्विस सप्लाइड बाय द रेस्टोरेंट और ईटिंग जॉइंट एक्सेट्रा लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस। अब इसका मतलब देखो क्या बोलता है, स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस मतलब क्या, a premises providing the hotel accommodation service having declared tariff of any unit of accommodation above 7,500 rupees per unit per day or equivalent। अरे समझे, तो ऐसा रेस्टोरेंट जिसका रूम रेंट 7,500 या उससे ज्यादा है पर डे का या इक्विवेलेंट, उसके केस में वो अगर ईसीओ के थ्रू कोई सप्लाई कर रहा है सर्विस का, रेस्टोरेंट ही टैक्स भरेगा, ईसीओ नहीं भरेगा। बट अगर अदर देन दिस है, मतलब मान के चलो कोई नॉर्मल आपके घर के बाजू में रेस्टोरेंट है, वहां पे कोई लॉजिंग बोर्डिंग फैसिलिटी, नॉर्मल रेस्टोरेंट है, कितना भी बड़े रहो फिर नॉर्मल रेस्टोरेंट है वो बस, और वो अगर स्विगी जोमैटो के थ्रू सप्लाई कर रहा है, आप बोलेंगे नहीं देखो बहुत बड़ा रेस्टोरेंट है सर लेकिन वहां पे रूम रेंट की फैसिलिटी नहीं है, तो स्विगी जोमैटो के थ्रू सप्लाई कर रहा है तो ईसीओ ही भरे। जिसमें ये फैसिलिटी है जो स्पेसिफाइड रेस्टोरेंट के कैटेगरी में आता है, लोकेटेड एट स्पेसिफाइड प्रीमाइसेस, जिसमें एकोमोडेशन फैसिलिटी 7,500 पर डे और इक्विवेलेंट का रूम रेंट है, वही उस पे ही फिर लायबिलिटी रेस्टोरेंट की है, बाकी सब केस में ईसीओ को टैक्स भरना। समझे? कुछ पॉइंट्स पे क्लैरिफिकेशंस दिए हुए, वो फटाफट देख लेते अपन। अब देखो, अब आपके फटाफट समझ में आएंगे। Would ECO be liable to pay the tax on a supply of restaurant service made by the unregistered business entity? मतलब क्या, अगर कोई रेस्टोरेंट अनरजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड नहीं है, और वो स्विगी जोमैटो के थ्रू सप्लाई कर रहा है, क्या ईसीओ को टैक्स भरना पड़ेगा? अरे हाँ भाई, इसीलिए तो ये रूल लाया। तो देखो वहां पे लिखा है, यस, ECO will be liable to pay the GST on any restaurant service supplied through them including by an unregistered person। भले ही क्यों ना हो रेस्टोरेंट अनरजिस्टर्ड है, कोई लेना देना नहीं, ईसीओ को टैक्स कलेक्ट। सेकंड, कैन द सप्लाईज ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस मेड थ्रू ईसीओ बी रिकॉर्डेड एज इनवर्ड सप्लाईज ऑफ द ईसीओ? नो 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 नो। क्या मतलब हुआ, समझा क्या आपको? इसका मतलब ये वो क्या बोल रहे कि रेस्टोरेंट ईसीओ के थ्रू सर्विस सप्लाई कर रहा है ना, मतलब स्विगी जोमैटो, क्या वो स्विगी जोमैटो के लिए इनवर्ड सप्लाई है क्या? अरे नहीं भैया, स्विगी जोमैटो के नाम पे थोड़ी बिल बना रहे रेस्टोरेंट। जैसे मैंने मान के चलो हल्दीराम से कोई फूड मंगवाया तो बिल तो मेरे नाम पे बनेगा, राइट? तो रेस्टोरेंट को मतलब उसके लिए इनवर्ड सप्लाई नहीं है, वो तो क्या कर रहा है, बस एग्रीगेटर का काम कर रहा है। गवर्नमेंट ने उसकी गर्दन पकड़ी और बोला तू जीएसटी लगा, उसके लिए इनवर्ड सप्लाई नहीं, मतलब आरसीएम का फंडा यहां पे नहीं है।
इनवर्ड सप्लाई नहीं है ईसीओ के लिए। उसको बस उसकी गर्दन पकड़ी और बोला कि जो टैक्स कलेक्ट करना रेस्टोरेंट नहीं करेगा, तू करेगा, एग्रीगेटर करेगा, ऐसा गवर्नमेंट ने बोला। ओके, तो देखो ईसीओज आर नॉट रेसिपिएंट ऑफ द रेस्टोरेंट सर्विस, है ना। ईसीओ थोड़ी ना रेसिपिएंट, वो तो कस्टमर है थ्रू देम। सिंस देर आर नॉट इनपुट सर्विसेज टू द ईसीओ, देर आर नॉट टू बी रिपोर्टेड, दीज आर नॉट टू रिपोर्टेड एज इनवर्ड सप्लाई। इसको इनवर्ड सप्लाई नहीं बोला जाए। अरे समझे? यस, तो ईसीओ के लिए इनवर्ड सप्लाई नहीं है। Would ECO be liable to reverse proportionate input tax credit on his input goods and services for the reason that input tax credit is not available on input service? बड़ा मजेदार क्वेश्चन, बहुत इत्मीनान से समझ ले, बहुत इत्मीनान से। देखो, इसके लिए मैं पहले आपको पहले क्या था उसमें लेके जाता हूं। What was the provision earlier? रेस्टोरेंट सर्विस, मतलब रेस्टोरेंट अगर आप चला रहे हो तो मैंने बोला कि पहले रेस्टोरेंट वाले जीएसटी लगाते थे एट द रेट ऑफ 5%, एट द रेट ऑफ 5%, है ना। कुछ लोगों के दिमाग में और भी कुछ क्वेश्चन है, मैं अभी क्लियर करूंगा। देखो, तो ये रेस्टोरेंट है। अब ये रेस्टोरेंट दो प्रकार की सर्विस प्रोवाइड करता है, मान के चलो। रेस्टोरेंट एक तो वहां खुद डाइन इन करने लोग आते हैं, मतलब मैं स्विगी जोमैटो के थ्रू ऑर्डर करना मुझे अच्छा नहीं लगता। वो फूड आता है घर पे, फिर उसको पैकिंग खोलो, ये सब नहीं। मैं वहीं पर फिर वो घर में जो बर्तन रहे वो धो, है ना। खासकर हॉस्टल वाले लोग बड़े परेशान होते हैं यार, वो लाओ फिर बर्तन, नहीं, मैं रेस्टोरेंट चले जाऊंगा। ओके, तो देखो मैं रेस्टोरेंट गया, वहां पे बैठ के खाना खाया मैंने, है ना। वहां पे टेबल चेयर पे बैठ के मैंने खाना खाया। अब इसके ऊपर जीएसटी कौन लगाएगा? अरे ऑफ कोर्स रेस्टोरेंट लगाएगा भाई। इस केस में ईसीओ का पिक्चर ही नहीं है। स्विगी, अब जो वहां पे बैठ के भी खाना खाएंगे स्विगी जोमैटो वालों को टैक्स पे करने के लिए बोलेंगे क्या? ऑफ कोर्स नॉट यार, दिस लॉजिक, सिंपल लॉजिक। तो उस केस में रेस्टोरेंट वालों को ही जीएसटी भरना पड़ेगा। मतलब रेस्टोरेंट विल पे टैक्स एट द रेट ऑफ 5%। और आपको मालूम है ये टैक्स पे करते समय रेस्टोरेंट को कोई भी इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता। नो इनपुट टैक्स क्रेडिट। जो सब्जी भाजी लाएंगे या जो भी चीजें लाएंगे उसके ऊपर कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रेस्टोरेंट को नहीं मिलता। अब पहले क्या था, ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे थे तो भी रेस्टोरेंट वाले पे कर रहे थे, तब भी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं मिलता था। अभी भी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट उसके ऊपर नहीं। ओके, नाउ अब दूसरा जो है, ये ईसीओ के थ्रू सप्लाई कर रहे, तो अब टैक्स किसको पे करना है? अब जीएसटी पे करना है ईसीओ को। पहले यही ईसीओ के थ्रू सप्लाई करते थे तो रेस्टोरेंट वाले टैक्स पे करते थे, अरे बराबर। लेकिन फिर भी कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट नहीं था और ये एट द रेट ऑफ 5% ही पहले रेस्टोरेंट वाले टैक्स पे करते थे, आज भी वैसे। अब सवाल ये उठा, देखो ईसीओ क्या कर रहा है। देखो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, अब इसकी सर्विस समझाओ। इसमें क्या है, देखो ये एक तो क्या कर रहा है, जो फूड रेस्टोरेंट से लिया, मतलब रेस्टोरेंट सर्विस है, उसका बिल बना रहा है और उसके ऊपर 1000 रुपीज के फूड के ऊपर जीएसटी एट द रेट ऑफ 5%, 50 रुपए लगा के कस्टमर को दे। और दूसरा क्या कर रहा है, ये स्विगी जोमैटो अपना कमीशन भी चार्ज करता है। देखो, दो सर्विस, कमीशन भी, सर्विस चार्ज, कमीशन भी चार्ज करता है। तो ये जो कमीशन है, ये कमीशन का बिल भी रेस्टोरेंट से मिलेगा उसको, तो इसके ऊपर भी, ये कमीशन के ऊपर मान के चलो जीएसटी 18% लगाता है। इसका कमीशन हुआ लेट से 100 रुपीज और 18% 18 रुपए का कमीशन चार्ज, अरे बराबर। कमीशन ऑफकोर्स चार्ज करेगा भाई, सर्विस चार्ज, कमीशन। सवाल ये था गाइज कि ये स्विगी इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, ये स्विगी, ये जोमैटो, इनकी भी कोई इनपुट सर्विस होगी? ऑफकोर्स होगी, इनपुट सर्विस, है ना। इनपुट गुड्स होगे या सर्विसेज होगी, कोई ऑफिस होगा जो किराए पे लिया होगा, जिसका किराया होगा, इनपुट सर्विस गुड जो भी होगा। इसके ऊपर जो आईटीसी है, क्या ये आईटीसी ये स्विगी जोमैटो वाले इसके साथ यूटिलाइज कर सकते हैं क्या? ये पहला क्वेश्चन। और इसके साथ कर सकते हैं क्या? दूसरा क्वेश्चन। दो ही क्वेश्चन। तो गवर्नमेंट ने क्या बोला, ध्यान से सुना, ये जो आईटीसी स्विगी जोमैटो का है, ये आईटीसी, ये लोग, ये रेस्टोरेंट वाली फूड सप्लाई वाली जो सर्विस है, इसके साथ यूटिलाइज नहीं कर सकते।
नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। मतलब ये 50 रुपीज का पेमेंट स्विगी जोमैटो को कैश में ही पे करना पड़ेगा, कैश में ही पे करना पड़ेगा। अरे बात को समझे? तो जितना भी पैसा रेस्टोरेंट के फूड सप्लाई से स्विगी जोमैटो को आएगा, चुपचाप उतना 5% से स्विगी जोमैटो को पे करना पड़ेगा कैश में जीएसटी। बट ये जो उसके सर्विस चार्ज पे जीएसटी कलेक्ट हुआ है, ये जीएसटी के साथ मान के चलो इनका कोई आईटीसी 10 रुपए का है, तो 18 - 10 आईटीसी का क्रेडिट लेके 8 रुपए गवर्नमेंट को पे कर सकता है नेट पेबल। तो इनकी जो खुद की सर्विस है, खुद की सर्विस के ऊपर ये जीएसटी का आईटीसी ले सकते हैं। बट जो सर्विस रेस्टोरेंट वाले एग्रीगेटर के लिहाज में ये जो लोगों को दे रहे हैं, रेस्टोरेंट फूड सप्लाई की सर्विस, उसके ऊपर जो 5% जीएसटी है ना, उसके साथ कोई क्रेडिट इस्तेमाल नहीं हो सकता, उसका जीएसटी कैश में पे करना पड़े। अरे समझे? तो कोई इनपुट टैक्स क्रेडिट रिवर्स करने की जरूरत नहीं, ये आईटी से जो इसको रिवर्स करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप जितना ये कलेक्ट किया ना, उतना कैश में चुपचाप भर दो, और जो आईटीसी बाकी वाला है वो आपके सर्विस के साथ यूटिलाइज कर लो भैया, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे समझे? तो देखो वहां पे लिखा है, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर प्रोवाइड देयर ओन सर्विसेज एज इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म, है ना, इलेक्ट्रॉनिक प्लेटफॉर्म एंड इंटरमीडिएटरी सर्विस फॉर विच इट वुड अक्वायर द इनपुट और इनपुट सर्विसेज विच ECOs can avail the input tax credit not admissible मतलब क्या कि इनपुट टैक्स क्रेडिट ये जो अवेल कर रहे हैं, जो स्विगी जोमैटो वाले, क्या ये रेस्टोरेंट सर्विस के लिए कर सकते हैं? अब देखो, द इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर चार्जेस द कमीशन और फी एक्सेट्रा फॉर द सर्विसेज दे प्रोवाइड. The ITC is utilized by electronic commerce operator for the payment of GST on the services provided by ECO on their own account. Say to the restaurant, मतलब क्या, ये जो खुद सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं उसके साथ उसका आईटीसी यूटिलाइज कर सकते. द सिचुएशन इन दिस रिगार्ड रिमेन्स द अनचेंज इवन आफ्टर ईसीओ मेड लायबल टू पे द टैक्स ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस. ये सिचुएशन सेम रहेगी, अनचेंज रहेगी, दो ये रेस्टोरेंट वाला फूड सप्लाई कर रहे लोगों को. ईसीओ वुड बी एलिजिबल टू आईटीसी बिफोर, मतलब जैसे वो आईटीसी लेते थे पहले जो इनका पुराना जैसे सिस्टम चल रहा था, ये आईटीसी और ये उनके सर्विस के साथ सेट ऑफ करना, ये आज भी चलता रहेगा. फिर क्या होगा देखो, अकॉर्डिंगली इट इज क्लैरिफाइड दैट ईसीओ शॉल नॉट एक्वायर्ड टू रिवर्स द आईटीसी ऑन द. तो जो रिवर्स करना है, आईटीसी रिवर्स करने का कोई सवाल ही नहीं उठता. क्यों नहीं उठता? क्योंकि 9(5) में इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर क्या कर रहा है, केवल और केवल जो आईटीसी रेस्टोरेंट जो अपना खुद का आईटीसी है, वो खुद का आईटीसी अपने सर्विस के साथ यूटिलाइज कर रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं. अब जो रेस्टोरेंट वाला है देखो, इट मे ऑल्सो बी नोटेड दैट ऑन द रेस्टोरेंट सर्विस इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर शॉल पे एंटायर जीएसटी लाइबिलिटी इन कैश. नो आईटीसी कुड बी यूटिलाइज फॉर द पेमेंट ऑफ जीएसटी ऑन द रेस्टोरेंट सर्विस. कोई जीएसटी का आईटीसी ये यूटिलाइज नहीं कर सकते, कोई भी आईटीसी यूटिलाइज. अरे समझे? कौन से सर्विस के लिए? वो 5% वाला जो रेस्टोरेंट के बिहाफ में जीएसटी कलेक्ट कर रहे ना, उसके लिए कोई भी आईटीसी इस्तेमाल वो कैश में ही पे करना. कैन ईसीओ यूटिलाइज द इनपुट टैक्स क्रेडिट विथ रिस्पेक्ट टू पे टैक्स? नो, एज स्टेटेड अबाउट, लाइबिलिटी ऑफ द पेमेंट ऑफ टैक्स ऑफ ईसीओ एज पर सेक्शन 9(5) शॉल बी डिस्चार्ज. 9(5) में जो टैक्स पे होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर 9(5) में जो टैक्स पे करेगा, उसके साथ कोई भी आईटीसी सेट ऑफ नहीं होगा, पूरा का पूरा कैश में पेमेंट करना. देन नेक्स्ट, वुड द रेस्टोरेंट सर्विस एंड गुड्स और सर्विसेज अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस सोल्ड बाय द रेस्टोरेंट टू द कस्टमर अंडर द सेम ऑर्डर बिल डिफरेंटली? हु शॉल बी लायबल फॉर रेजिंग द इनवॉइसेस इन दिस केसेस? अब भी बताया मैंने आपको. मान के चलो कि कोई रेस्टोरेंट है, पहले अपन इसको पढ़ लेते हैं, अब समझेंगे, है ना. देखो, कंसिडरिंग दैट द लायबिलिटी टू पे द जीएसटी ऑन द सप्लाईज अदर देन द रेस्टोरेंट सर्विस थ्रू द ईसीओ एंड अंडर द कंप्लायंसेस अंडर द एक्ट इंक्लूडिंग द इश्यूएंस ऑफ द इनवॉइसेस टू द कस्टमर continues to be live with the respective supplier and issues being liable only to collect the tax act. So it is advisable that electronic commerce operator raises the separate bill to the restaurant in such a cases and issue will provides the other supplies to the customer under the same order. सर कुछ समझ में नहीं आया. देखो क्या बोलना चाह रहे, देखो
ये मान के चलो रेस्टोरेंट है, बड़ा मजेदार है ना। आप अगर लेक्चर को ज्यादा हो रहा है तो उसको कट करके पढ़ो, है ना। देखो ये रेस्टोरेंट है, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, स्विगी, जोमैटो और एक कस्टमर। अब एक कस्टमर ने क्या किया, कुछ फूड ऑर्डर किया जो रेस्टोरेंट की सर्विस है ना, रेस्टोरेंट सर्विस। बट कुछ चीजें ऐसी होती है जो रेस्टोरेंट की सर्विस नहीं, जैसे एग्जांपल वाटर बॉटल का सेल है या कोल्ड ड्रिंक्स का सेल है, वो तो ट्रेडिंग जैसा कर रहे हैं ना। ये रेस्टोरेंट में फूड सप्लाई, जो फूड रेस्टोरेंट बनाएगा और वो सीसीओ के थ्रू सप्लाई करेगा, वो रेस्टोरेंट सर्विस है। बट वाटर बॉटल या फिर कोल्ड ड्रिंक्स, ये तो ट्रेडिंग हो गया ना। तो ये ऐसी चीजें हैं जो रेस्टोरेंट के स्कोप के बाहर है। मान के चलो ये वाटर बॉटल है, मेरा ड्राइंग थोड़ा खराब है ना, तो ये वाटर बॉटल है। या कोई और ऐसी सर्विस है, सीसीडी से आपने कॉफी मंगवाई, वो रेस्टोरेंट सर्विस। बट अब कॉफी बीन्स मंगवाए तो ट्रेडिंग वाली सर्विस है। तो ऐसे केस में, अब ऐसे केस में ये भी कस्टमर ने ये दोनों चीजें, रेस्टोरेंट की सर्विस भी और एक ट्रेडिंग वाली, दोनों ईसीओ के थ्रू मंगवाई, दोनों चीजें ईसीओ के थ्रू मंगवाई। अब सवाल ये उठा कि ये जो ईसीओ है, ये ईसीओ किसका, मतलब जीएसटी जो लगाएगा ईसीओ, ये इस पे और इस पे दोनों पे लगाएगा या फिर सिर्फ रेस्टोरेंट वाले सर्विस पे लगाएगा। तो वहां पे क्लैरिफाई कर दिया, ईसीओ सिर्फ जो रेस्टोरेंट का जो सप्लाई है उसी के लिए जीएसटी कलेक्ट करेगा, उसी के लिए। मतलब रेस्टोरेंट को क्या करना पड़ेगा, ये जो वाटर बॉटल का बिल है, ये वाटर बॉटल 10 रुपए की है, तो उसका 1 रुपए का जीएसटी रेस्टोरेंट को लगा के देना। ईसीओ जो जीएसटी लगाएगा वो सिर्फ रेस्टोरेंट के सर्विस पे ही लगा के देगा। जो गुड्स ट्रेड हो रहे अदर देन रेस्टोरेंट सर्विस है, उसके ऊपर ईसीओ जीएसटी नहीं लगा सकता, उस पे जीएसटी रेस्टोरेंट को ही लगाना पड़ेगा। और ऐसे केस में जो पहला वाला पुराना वाला था कि ईसीओ को टीसीएस कलेक्ट करना था, तो वो टीसीएस कलेक्ट करेगा फिर ईसीओ। तो ये अदर देन जो रेस्टोरेंट सर्विस है, इसके लिए आज भी रेस्टोरेंट ही जीएसटी लगाएगा और टीसीएस कलेक्ट करेगा कौन, ईसीओ। और जो रेस्टोरेंट वाला है वो रेस्टोरेंट वाले सर्विस पे ईसीओ फिर क्या करेगा, जीएसटी कलेक्ट करेगा। अरे समझा। तो ये दो सर्विसेज में बाइफरगेट हो गया, रेस्टोरेंट सर्विस और अदर देन रेस्टोरेंट। अरे समझे, अब आपको समझ। नेक्स्ट, हु विल इशू द इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ। कौन इनवॉइस इशू करेगा, सिंपल। तो भाई सर्विस कौन दे रहा है, ईसीओ दे रहा है, तो ईसीओ विल इशू द इनवॉइस, है ना। रेस्टोरेंट इनवॉइस इशू नहीं करेगा, इनवॉइस ईसीओ इशू करेगा। देखो, द इनवॉइस इन रिस्पेक्ट ऑफ रेस्टोरेंट सर्विस सप्लाइड थ्रू ईसीओ अंडर 9(5) विल बी इशूड बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। Clarification may be issued as regard to reporting of restaurant service value and tax liability in GST return। ये मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। क्या बताया आपको, देखो ध्यान से सुनना, और एक बार बता रहा हूं। रेस्टोरेंट वाला क्या करेगा, देखो सप्लाई तो रेस्टोरेंट का भी है ना भाई, तो रेस्टोरेंट अपने रिटर्न में जीएसटीआर 1 में नील रेटेड एग्जेम्प्ट या नॉन टैक्सेबल में डालेगा, और वही आउटवर्ड टैक्स लाइबिलिटी में कौन डालेगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर डालेगा। और ये दोनों के सप्लाईज फिर क्या हो जाएंगे, वही पॉइंट, टैक्स विल बी पेएबल बाय इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स। अपने जीएसटीआर 3B में टैक्स पे करेगा इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। पढ़ो फटाफट। तो जो गुड्स रेस्टोरेंट खुद से, मतलब जो डाइनिंग कर रहे लोग खुद आ रहे, उसके ऊपर तो रेस्टोरेंट ही टैक्स भरेगा। बट जो ईसीओ के थ्रू सप्लाई हो रहे उसके ऊपर इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर। एक्सेप्शन बताया, लॉजिंग बोर्डिंग 7,500 से ऊपर वाला अगर पर डे या इक्विवेलेंट रूम रेंट है तो फिर उस केस में वो रेस्टोरेंट खुद ही टैक्स भरेगा, ईसीओ टैक्स भरने की लायबिलिटी। ओके, द नेक्स्ट वेरी सिंपल, खत्म करते हैं अब इसको। एग्जिम्पशन चैप्टर, इसमें बहुत सिंपल छोटे छोटे चेंजेस आए। देखो पहला, प्योर सर्विसेज टू द गवर्नमेंट और लोकल, याद आई आपको वो 243G और 243W वाले सर्विसेज। 243G पंचायत, 243W म्युनिसिपैलिटी, है ना। तो ये सर्विस कोई भी पर्सन, इनसे रिलेटेड कोई भी सर्विस अगर गवर्नमेंट को दे रहा है, यूनियन टेरिटरी लोकल अथॉरिटी को दे रहा है,
तो ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट थी। बट उसमें और भी था, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और एंटिटी इन रिलेशन, है ना, एंटिटी, गवर्नमेंटल एंटिटी और गवर्नमेंटल अथॉरिटी, अब ये वर्ड्स को उन्होंने कट कर दिया। तो देखो क्या है, प्योर सर्विसेज मतलब इसमें मटेरियल का कंपोनेंट नहीं है, प्योर सर्विसेज है, एक्सक्लूडिंग द वर्क्स कॉन्ट्रैक्ट वाली, प्रोवाइडेड टू द सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और यूनियन टेरिटरी और लोकल अथॉरिटी। पहले क्या था देखो, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और गवर्नमेंटल एंटिटी था, इसको अब कट कर दिया। मतलब अगर कोई पर्सन अब ये प्योर सर्विसेज गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एंटिटी को देता है, जैसे गवर्नमेंटल एंटिटी मतलब एनएचपीसी वगैरह है, जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक है, गवर्नमेंटल एंटिटी 90%, गवर्नमेंटल अथॉरिटी 90% या उससे ज्यादा इक्विटी में स्टेक है गवर्नमेंट का, उसको अगर ऐसी सर्विसेज दे रहे 243GW की कोई भी पर्सन, तो अब ये टैक्सेबल हो जाएगी, ये अब टैक्सेबल हो जाएगी। मतलब अब ये सर्विस सिर्फ एग्जेम्प्ट किसके लिए, गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, यूनियन टेरिटरी या लोकल अथॉरिटी, इन्हीं के लिए ये सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। बाकी गवर्नमेंटल अथॉरिटी या गवर्नमेंटल एंटिटी के लिए अगर कोई ऐसी सर्विस 243GW की दे रहा है तो वो सर्विस अब टैक्सेबल हो जाए। सिमिलर लाइन पे देखो, कंपोजिट सप्लाई ऑफ सर्विस, जिसमें मटेरियल भी इन्वॉल्व है, प्योर ऊपर प्योर सर्विस था, अब ऐसी सर्विस जिसमें मटेरियल भी इन्वॉल्व है अप टू 25%, ये भी एग्जेम्पशन में थी 243GW वाला, अरे याद है आपको, उसमें भी सेम गवर्नमेंटल अथॉरिटी और एंटिटी ये वर्ड को निकाल दिया। मतलब अगर कोई पर्सन अब कंपोजिट सर्विस दे रहा है इन लोगों को, तो वो सर्विस भी अब टैक्सेबल हो जाए, वो सर्विस भी अब क्या हो जाएगी, गवर्नमेंटल अथॉरिटी और एंटिटी को दी जिसमें गवर्नमेंट का स्टेक 90% से ज्यादा इक्विटी में, वो अब क्या हो जाएगी, टैक्सेबल। अरे समझे। देन नेक्स्ट, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय डिफरेंट मोड, आपको याद है वो एयर एम्बार्किंग फ्रॉम ये नॉर्थ ईस्टर्न रीजन, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर विथ और विदाउट अकोमोडेशन अकम्पनीड बिलोंगिंग्स बाय एयर एम्बार्किंग, मतलब यहां से निकल रहा है या टर्मिनेट हो रहा है, लोकेटेड इन अ स्टेट ऑफ अरुणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर, मेघालय, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा और बडोदरा इन वेस्ट बंगाल। दूसरा इसमें था नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरियज अदर देन रेडियो टैक्सीज, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ पैसेंजर एक्सक्लूडिंग टूरिज्म कंडक्टेड टूर और चार्टर, ये बहुत डिटेल में देखा था, वो सर्विस आपने देखी। या स्टेज कैरियज अदर देन एयर कंडीशन, देखो एयर कंडीशन है तो वैसे भी टैक्सेबल था, बट ये जो नॉन एयर कंडीशनड वाले थे, नॉन एयर कंडीशनड वाले थे, ये एग्जेम्प्ट थे। बट गवर्नमेंट ने अब क्या बोल दिया, अगर ये नॉन एयर कंडीशनड कैरेज आप इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक कर रहे हो, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू बुक कर रहे हो, तो ये अब टैक्सेबल हो जाएंगे। मतलब बी और सी में, देखो ए में तो पूरा एयरक्राफ्ट है, तो ये तो आएगा ही नहीं क्लॉज, ये तो नॉन एयर कंडीशन हो ही नहीं सकता ना, तो ये नॉन एयर कंडीशन कॉन्ट्रैक्ट कैरिजेस या स्टेज कैरिजेस मतलब बसेस वगैरह जो है, ये नॉन एयर कंडीशन थे तो पहले पूरे एग्जाम थे। बट अगर ये आप ईसीओ के थ्रू अब बुक कर रहे हो, देखो क्लॉज बी और सी, अगर ये ईसीओ के थ्रू बुक हो रहा है तो फिर इट इज टैक्सेबल और इसको इसमें ईसीओ को टैक्स भरना पड़ेगा। देखो, नथिंग कंटेन इन क्लॉज बी और सी शॉल अप्लाई टू द सर्विस अप्लाइड सप्लाइज थ्रू ईसीओ नोटिफाइड अंडर 9(5). तो ईसीओ के थ्रू अगर ये आपने बुक किया, चाहे वो नॉन एयर कंडीशन हो, फिर भी ये टैक्सेबल हो जाए। अरे समझे। सिमिलर चीज, ट्रांसपोर्ट ऑफ पैसेंजर बाय डिफरेंट मोड, देखो ये था रेलवेज, फर्स्ट क्लास और एयर कंडीशनर, मेट्रोज, मोनोरेल, इनलैंड वाटरवेज, पब्लिक ट्रांसपोर्ट अदर प्रीडोमिनेंटली फॉर टूरिज्म पर्पज, ये सब याद आ रहा होगा। और इसमें देखो मीटर्ड कैब्स, ऑटो रिक्शा इंक्लूडिंग ई ऑटो रिक्शा, ये पॉइंट के लिए क्या ऐड हो गया, अगर ये सर्विस मीटर्ड कैब्स या ई ऑटो रिक्शा या ऑटो रिक्शा आप ईसीओ के थ्रू अब इसका ऑर्डर दे रहे हो, जैसे ओला उबर या रैपिडो बाइक्स, इसके ये ईसीओ के थ्रू अगर आप ये मीटर्ड कैब्स, ऑटो रिक्शाज और ई रिक्शाज अगर आप बुक कर रहे हो, तो ये 9(5) में आ जाएगा और ईसीओ को इसके ऊपर टैक्स देना पड़ेगा। अरे समझे, मतलब अब एग्जेम्प्ट नहीं होगा अगर आपने ईसीओ, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर के थ्रू, बट अगर आपने ईसीओ के थ्रू नहीं किया तो नॉर्मल जो थी वही एंट्री आपको एप्लीकेबल रहेगी, मतलब टैक्स नहीं लगेगा। अरे समझे, बट अगर ये ईसीओ के थ्रू है तो फिर ईसीओ को टैक्स भरना। आई होप
आपके अमेंडमेंट्स क्लियर हो गए। गाइज अगर आपको बहुत भारी लग रहा है ना, तो वो रेस्टोरेंट वाला ईसीओ वाला पार्ट जो ना, उसको अलग करके पढ़ो, पहला पार्ट अलग, ईसीओ वाला पार्ट अलग, तो फिर एग्जामिशन। आई होप आपको इतना बहुत मस्त तरीके से आई ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि आपको ये समझा दो। गाइज ये मैं यूट्यूब पे डाल रहा हूं, तो आप फटाफट यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना, अगला पार्ट आपको मिलेगा तो आपको बहुत बहुत मजा आएगा। बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। ओके, चल ऑल द बेस्ट।